डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन अंडर द हायर परचेज सिस्टम। आज हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से सीखना है। पार्शियल रीपोजीशन और फुल्ली रीपोजीशन क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रहेगा एग्रीड वैल्यू बोल के, वो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछता है सिंगल इटसेल्फ, तो इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टू एंड तक बने रहना। और अगर चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, बहुत जल्दी हम इसी चैनल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स और प्रीवियस बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन भी लाने वाले। चलिए शुरू करते हैं। डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए कि हम परचेसर है, हमने किसी एसेट को परचेस किया हुआ है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, हायर परचेस बेसिस पे। हमने पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया बट हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया ही नहीं। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद सेकंड थर्ड वगैरह हमने पेमेंट किया ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हमने पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया है, हमने पेमेंट में गड़बड़ी कर दी है, हमने पेमेंट किया ही नहीं है। वैसे सिचुएशन में वेंडर के पास राइट्स होता है एक सर्टेन नोटिस के बाद वो वेंडर क्या करे, उस एसेट को हमारे ऊपर से, हमारे पास से वापस लेके चले जाए। समझाता कौन सा थोड़ा सा। जब मैं एज अ बायर मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो मुझे पोजीशन मिलता है, और जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तो मुझे उस एसेट का सर ओनरशिप मिलता है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी तक हम लोग इंस्टॉलमेंट भर रहे, सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट भरा है हमने, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने पेमेंट किया ही नहीं। और मैं कौन हूं? बायर हूं। तो ये बायर हूं सर, सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंने पेमेंट किया ही नहीं इस एसेट का, पर्टिकुलर एसेट का सर। तो मेरे पास सिर्फ उस एसेट का पोजीशन है, ओनरशिप तो है नहीं। अब मैं डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, मतलब मैंने पेमेंट किया ही नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट मैंने पेड ही नहीं किया। तो अब वैसे सिचुएशन में हमारा सामने वाला जो वेंडर होगा उसके पास राइट से कि हमारा जो पोजीशन है वो हमसे छीन ले। इसको बोलते रीपोजीशन। डिफॉल्ट हो गया अगर तो रीपोजीशन करने का राइट्स होता है वेंडर के पास। तो इसके एंट्रीज वगैरह कैसे क्या हो गए हमें ये समझना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि कौन से डेट पे आपका डिफॉल्ट हो रहा है और कौन से डेट पे रीपोजीशन हो रहा है। कभी कभी दोनों भी इन सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर होता है, कभी कभी अलग अकाउंटिंग ईयर के अंदर होता है। तो वैसे क्वेश्चन में प्लीज फोकस रखिएगा, वरना आप लेजर ड्रॉ कर टाइम पे गड़बड़ी कर सकते हो। समटाइम की अमाउंट सेम आता है बट लेजर पोस्टिंग प्रेजेंटेशन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं आपका। चलिए देखिए, अब जो डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन है, आपने डिफॉल्ट तो कर लिया, अब जब रीपोजीशन होगा हो सकता है, फॉर लेट्स टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ फोन्स थे, हम यूज कर रहे थे, ऐसे हमने 5 फोन बाय किए थे। ठीक है, 5 फोन बाय किए थे, 5 फोन के 5 फोन अगर पूरा रीपोजीशन हो जाता है, मतलब डिफॉल्ट होने के बाद अगर हमारा वेंडर 5 के 5 फोन हमसे लेके चले जाता है, उसको बोलते हैं फुल्ली रीपोजीशन। मतलब सारे के सारे एसेट्स हमारे पास से जा रहे हैं। अगर 5 फोन में से कुछ कम्युनिकेशन होने के बाद, कुछ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद उनसे हमने बोले भाई 5 के 5 लेके जाए तो हम क्या करेंगे, एक तो छोड़ दे, एक तो छोड़ दे। हम रिक्वेस्ट करने के बाद मान लो एक फोन हमारे पास रह गया और 4 एसेट्स जो है हमारा वेंडर हमारे पास से लेकर चले गया। इट्स अ वन काइंड ऑफ पार्शियल रिपोजीशन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा पार्शियल रिपोजीशन में, फुल्ली रिपोजीशन थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रहेगा, दोनों के कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट एंड रिपोजीशन दिया है, मैं डायरेक्टली इसके एंट्री एंड ऑल डायरेक्ट क्या करूंगा, सम्स के साथ ही बता दूंगा। डोंट वरी, बड़ा इजी है, टेंशन मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। और ये परचेसर और वेंडर के बुक का एंट्री से चाहिए तो एक बार आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सम्स ही कराऊंगा, आपको समझेगा, डोंट वरी, क्योंकि इतना थोड़ी पढ़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल को समझे हम लोग। ओके देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वन स्टार्ट करो, जो आपका डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन का क्वेश्चन है। ऑन 1120 ए परचेस 5 मशीन फ्रॉम बी। अच्छा, ए ने 5 मशीन खरीदा, किसके पास है? बी के पास है। मतलब इसमें सर जो बी है वो हमारा वेंडर है, बी कौन है? वेंडर है। और सर ये हमारा बायर बोल सकते हो या फिर परचेसर बोल सकते हो सर। ओके, वॉज टू बी मेड 20% डाउन। मतलब सर जो भी अमाउंट रहेगा हमारा टोटल कैश प्राइस का, उसमें से 20% डीपी होगा, डाउन पेमेंट होगा। मतलब बचा हुआ 80% जो है हम लोग इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करने वाले हैं। और कितने इंस्टॉलमेंट ऐसे? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम 6 में पे कर रहे हैं कि ईयरली पे कर रहे हैं। तो यस, ये क्वेश्चन है एनुअली वाला, इंस्टॉलमेंट वाला, एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट इज 1 ईयरली वाला। ओके, एनुअली 280, 260, 240 और 220 दिया हुआ है।
पहले ये समझिए ये जो अमाउंट दिया है इसके अंदर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं है। तो सर यहाँ पे क्लियरली बोल के दे बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और कहीं भी कैश प्राइस बताया नहीं है, दैट मींस वी अज्यूम इट्स सर इट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, इसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड है। तो जो इंस्टॉलमेंट का कॉलम होगा हम उसके अंदर ये अमाउंट्स लिखने वाले हैं। कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 20, इसका मतलब है कि पहला इंस्टॉलमेंट का जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2020 है। देखिए हमने एसेट खरीदा यहाँ पर सर, ये देखिए 1 जनवरी 20 को हमने एसेट्स खरीदा हुआ है, और उसी ईयर के एंड में हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम, ओके, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन द ओरिजिनल। अच्छा, वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10%, जो चार्ज करना या सिंपल सर पर एनमली है, और डेप्रिसिएशन 20% है ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज एसएलएम मेथड है सर। फिर बोल रहा है ऑन एज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 21। अच्छा देखो, अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं तो पहला इंस्टॉलमेंट अगर 31 दिसंबर 20 है, एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है, तो अगला क्या डेट आना चाहिए सर, 31 दिसंबर 2021, फिर उसके बाद 22। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके बाद वाला डेट है 31 दिसंबर 21, वही दिन उसने पेमेंट नहीं किया। मतलब वही जो एग्जांपल दे रहा था, पहला इंस्टॉलमेंट तो दिया लेकिन सर सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे वो डिफॉल्ट हो चुका है। अब बी दैट इज जो वेंडर है वो रीपर्चेस कर रहा है हमारे पास से, हमारा एसेट लेके जा रहा है, वो भी ऑल, मतलब 5 के 5 मशीन लेके जाएगा सर। कब लेके जा रहा है, मैंने कहा था ना कि डिफॉल्ट डेट और रीपोजीशन डेट प्लीज चेक कीजिएगा हमेशा। देखो डिफॉल्ट हुआ है 2021 के टाइम पे और रीपोजीशन सर 2022 में, मतलब 21 को क्लोज कर देना, रीपोजीशन आप 22 में करोगे, ठीक है। एंड वैल्यू दैम ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम। भाई थोड़ा समझो, डेप्रिसिएशन का 2 रेट दिया है, एक है तुम्हारा 20% और एक है 40%। देखो ना यहाँ बोल के WDV 20 SLM है, 40 WDV है, समझा तो मतलब 10% जो है ना 20% जो है ना SLM वाला, ये बायर अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जब सेलर जो वेंडर था हमारे पास से असेट वापस से रीपर्चेस कर लेके जा रहा है, वो बोलता है मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा रे बाया, मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा। वो बोलता है मैं 20% SLM नहीं 40% WDV चार्ज करूंगा, हमें सुनना पड़ेगा, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। तो सर वो 40% WDV चार्ज करेंगे, इसके थ्रू ही मिलने वाला है हमारा एग्रीड वैल्यू, ठीक है, एग्रीड वैल्यू, जिसमें वेंडर और बायर दोनों एग्री हुए रहेंगे एसेट को रीपर्चेस करने के लिए, ओके। आफ्टर इनकरिंग, अच्छा यहां तक अलग कॉन्सेप्ट था, फिर आगे स्टेटमेंट क्या चेंज हुआ है, बी आफ्टर इनकरिंग 6000 ऑन रिपेयर सोल्ड द मशीन फॉर 2,66,000 बोल रहा है। अब वो चले गया एसेट किसके पास, बी के पास, वेंडर के पास। अब बी ने उसके ऊपर 6,000 रुपए खर्चा किया और वो किसी और को बेच दिया उसने, कितने बेचा उसने सर 2,66,000 में। कब सोल्ड किया है, 13 जून को, फाइन। मतलब ये जो है आपका रीपोजीशन अकाउंट, एक होता है रीपोजीशन अकाउंट, उसमें आने वाला है। जब डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन कॉन्सेप्ट हो तो ध्यान रखिएगा, अंडर द वेंडर के अंदर, सेलर के अंदर, इन द बुक्स ऑफ सेलर के अंदर आपको एक तो फिक्स होता है सर बायर अकाउंट बनाना पड़ता है, इसमें एक और बनेगा आपका गुड्स रीपर्चेशन या गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट बोल के, जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, कितने गुड्स रीपर्चेस्ड हुआ, उस पर कुछ खर्चा लगा किया, उसको कितने में सोल्ड किया, वो सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसी के बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम लोग तो निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन किए हैं अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, उसी में से एक तरीका यहाँ पे अपोजिट जाना है, समझाता थोड़ा सा वेट कीजिए, दिखाता हूं मैं कुछ आंसर्स आपको। देखिए मुझे डीपी मालूम है, परसेंटेज में वो भी अमाउंट नहीं मालूम है, मुझे इंटरेस्ट का रेट मालूम है, मुझे इंस्टॉलमेंट अमाउंट मालूम है, लेकिन कहीं भी कैश प्राइस नहीं है। और मैंने हमेशा बताया हुआ है जब कभी कैश प्राइस ना दिया हो तो क्वेश्चन को नीचे से ऊपर सॉल्व करो अपोजिट वे में, हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा जो फॉर्मेट हमने बना के रखा हुआ है सर, बेसिक से टाइम बचाना अपने को। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर डाल के रखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन लिखना भूलनेगा नहीं, पर्टिकुलर्स, बैलेंस कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट क्या है, 10%, इंटरेस्ट क्या है, कैश प्राइस क्या है, मैं पूरा सम सॉल्व करवाऊंगा, पूरा सम सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो, वेट कीजिए। अब टोटल कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर दिया, थोड़ा साइड में को लिखता हूं मैं, हमें इतना जरूर बोला है कि जो डीपी है ना, डीपी वो आपका 20% है, जो डीपी दिया हुआ है बोला ये 20% है। 100% में से
देखो इसको 100% मानेंगे ना हम लोग, क्यों सर? टोटल कैश प्राइस दैट इज टोटल इज इक्वल टू 100%। अगर 20% डीपी है तो बैलेंस कितना आना चाहिए सर? डेफिनेटली 80%। कितना आना चाहिए? 80% सर। ओके ठीक है, तो इतना डिटेल्स अवेलेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। हमारे पास इंस्टॉलमेंट के अमाउंट भी दिया हुआ है सर, ये देखिए, लिख ले इसको, 280, 260, 240। ये देखिए इंस्टॉलमेंट्स, ये है 2,80,000, 2,60,000, आई थिंक ये 2,40,000 है, करेक्ट ना? हाँ, और फिर 2,20,000। मुझे ये मालूम है कि सर एट द एंड एनी हाउ ये जो बैलेंस आने वाला है कैश बैलेंस, ये डेफिनेटली नील होगा। सो इतना मुझे मालूम है। चलिए अभी देखो इतना डेटा हमें मालूम है, लेकिन इसको सॉल्व करे तो कैसे करें सर? अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक कैश प्राइस नहीं दिया। अगर ये दिया होता तो सीधे इंटरेस्ट निकालते, कम खत्म करते हम लोग। ये दिया होता तो ये 100% था, 20% निकाल देते, माइनस करते, बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करते, काम बन जाता। लेकिन डेटा अनअवेलेबल है, तो सर क्या करेंगे? हम उल्टा सॉल्व करने वाले। समझाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ रफ के लिए स्पेस नहीं छोड़ा, थोड़ा सा इसको स्पेस बना लूँ। जितना बता रहा खाली उतना फोकस रखो, बाकी ध्यान मत दो, बाकी बताऊंगा यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करो सिर्फ। हाँ, इतने में काम बन जाएगा अपना। देखो अब जब ऐसा क्वेश्चन हो, हमने पहले भी किया हुआ है सर, जब ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे लास्ट का इंस्टॉलमेंट देखिए 2,20,000। सर इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स व्हाट? सर इसका मतलब है इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। यस सर नो? मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो पता कर सकते हो। ऐसे हमने क्वेश्चन किया, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। देखिए सर मैं ना 4th ईयर का इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा? टोटल 2,20,000 हमारा इंस्टॉलमेंट है, जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है, और इंटरेस्ट का परसेंटेज था 10%। सर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दैट इज 100% कैश प्राइस और 10% इंटरेस्ट, मतलब ये 110 है। तो बताइए 10% कितना होगा? जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको 4th ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए, 2,20,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110, तो सर ये आ रहा है 20,000। लीजिए हमें हमारा पहले साल का इंटरेस्ट मिल गया सर 20,000 रुपये। हम चलेंगे हमारे इंटरेस्ट कॉलम में 4th ईयर वाले में लिख देंगे 20,000। अब क्या मैं कैश प्राइस पता कर सकता हूँ वाला? हाँ सर, ये क्या होता है? इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। तो बताइए कितना आएगा? डेफिनेटली सर 2,20,000 में से 20 गया तो बचा कितना? 2,00,000 रुपए। कितना बचा? 2,00,000 रुपए सर। आगे ध्यान दो। अब सर हमें मालूम है कि ये कैश प्राइस कॉलम है और ये भी सर बैलेंस कैश प्राइस कॉलम है, तो यस सर यही वाला अमाउंट हमें यहाँ लिखना होता है। मतलब यहाँ भी सर आएगा हमारा 2,00,000 रुपए, यहाँ भी हमारा आएगा 2,00,000 रुपए। अब यहाँ नील है सर, देखो इसमें से इसको माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए। तो बताइए अपोजिट सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए? डेफिनेटली सर ये भी 2,00,000 ही होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए? 2,00,000 ही होना चाहिए। तब तो सर हम 2,00,000 में से 2,00,000 माइनस करने 0 आएगा। समझा कॉन्सेप्ट? बैलेंस नहीं होना चाहिए ना हमेशा। देखिए हमने ये निकाल दिया, सॉल्व कर दिया। अब अगला इंटरेस्ट निकालेंगे तो काफी बच्चे क्या करेंगे ना, जैसे इसको सॉल्व किया ऐसे इसको पकड़ेंगे। क्या करेंगे? 2,40,000 इज इक्वल टू 110% मल्टीप्लाई 10 कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्यों पता है? यहां ध्यान दो, यहां भी आप करो 0 प्लस 2,20,000 होता है। समझाता हूं मैं, लिखता हूं यहां पे ताकि बाद में कोई क्वेश्चन अराइज ना करे सर ऐसा क्यों किया अपने। देखो बैलेंस में जो बैलेंस है पहले नील था, कुछ था ही नहीं, प्लस 2,20,000 इंस्टॉलमेंट और पे करना बाकी है। यहां भी आपको देखना है बैलेंस 2,00,000 के प्लस इंस्टॉलमेंट 2,40,000 करना है आपको। तो सर 3rd ईयर का जब निकालोगे, प्लीज ध्यान देना यहीं पे कंफ्यूजन होने वाला है। 3rd ईयर का इंटरेस्ट निकालते टाइम पे जो बैलेंस है सर हमारा जो है 2,00,000 का, वो लेंगे हम लोग, प्लस हमारा इंस्टॉलमेंट जो है 2,40,000। मतलब ये कितना हो गया सर? 4,40,000। 4,40,000 इज इक्वल टू 110% एंड वी रिक्वायर 10%। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कीजिए 4,40,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110, तो कितना हो गया? ये 40,000 इंटरेस्ट आएगा। कितना आ रहा है? 40,000 इंटरेस्ट आएगा। ये हमारा 3rd ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। अब तो इंटरेस्ट में जाएंगे, लिखेंगे 40,000, तो सर कैश प्राइस निकाल लेंगे 2,00,000, इसी 2,00,000 को हम लिखेंगे यहाँ पर भी। अब बताइए इधर बैलेंस में कितना आएगा? सर अपोजिट सॉल्व कीजिए ना, ये 2,00,000 जो है माइनस करके 2,00,000 आया रहेगा ना, इसको अपोजिट सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4,00,000। छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, थोड़ा स्पीड चलूंगा अब मैं। अब बताइए अगला कैसे निकालोगे सर? ये हमने 3rd ईयर कर दिया है, हमें 4th ईयर का 2nd ईयर का निकालूंगा, तो 2nd ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सेम वैसी। बैलेंस कितना है पहले देखो,
सर ये देखिए आप ये निकालने जा रहे हो अभी, तो बैलेंस 4 लाख है प्लस 260 है, कितना हो जाएगा फिर ये 6,60,000, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अभी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है 6,60,000। सर ये है 110%, मुझे जानना है 10%, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पता कीजिए, तो 6 6 60 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ रहा है 60,000, कितना आ रहा है 60,000। ये लो मिल गया अपने को सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 60,000। तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा कैश प्राइस सर 2 लाख ही आएगा, अरे वाह सब में 2-2 लाख ही रहे हैं, इधर भी 2 लाख आएगा सर, टोटल ऊपर कितना हो जाएगा ये 6 लाख हो जाएगा सर, यस सर नो। अब बताओ अगला क्या करोगे सर, अब मुझे निकालना है फर्स्ट ईयर का सर, फर्स्ट ईयर का कैसे निकालोगे, अगेन 6 + 2 8, 8,80,000, क्या 8,80,000 इज इक्वल टू 110% है, मुझे जानना 10% है, कैसे निकालोगे सर 8,80,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 110, यस 80,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 80,000। क्या बाहर का मुझे ये मिल सकता है कैश प्राइस, हाँ जी मिल सकता है ना सर, 2,80,000 में 80 गया तो बचा कितना, ओनली 2 लाख, ओनली 2 लाख, ये 2 लाख इधर आ जाएगा। बताइए आप ऊपर का अमाउंट कितना है सर, 6 + 2 8 लाख, 6 + 2 8 लाख, चलो इतना निकल गया अपना सर, आगे बढ़े। अब तो सर इंटरेस्ट निकलेगा नहीं यहाँ पे, हाँ सर लेकिन बाकी चीज कैसे निकलेगा अभी, क्योंकि डीपी का परसेंटेज तो दिया बट डीपी का अमाउंट नहीं दिया है, ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग के टाइम बताया था कुछ तो, सर 8 लाख इज आवर 80%, तो आराम से पता कर सकते हैं ना भाया, अरे 8 लाख 80% तो 20% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दिमाग लगाओ सर 2 लाख, अगर ये 2 लाख तो प्रोडक्ट कितना लाख, 100% सर बन जाएगा 10 लाख रुपए, कितना बन जाएगा 10 लाख रुपए, कितना बन जाएगा 10 लाख रुपए, डन, समझा। देखो अब ये इंस्टॉलमेंट में आ गया 2 लाख रुपए का डीपी, कैश प्राइस भी आ जाएगा सर 2 लाख रुपए का, इज दैट क्लियर, क्या बोल रहा हूँ मैं, इज दैट क्लियर बॉस। ये हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, कभी कभी सिर्फ ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी पूछता है 5 से 7 मार्क का, तो आई सजेस्ट सारे क्वेश्चन ढंग से कीजिए, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल और स्कैनर क्वेश्चन तो हमें करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है, फिर बाकी आप यहाँ में क्वेश्चन कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द आप लोग अपने आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट कर लीजिए, जल्दी से चलो फटाफट। ओके अगर आपने अब ये लिख लिया होगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, मैं डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले एज अ बायर बन के सोचूंगा जिसने बोला था कि मैं एसएलएम चार्ज कर रहा हूँ 20% डेप्रिसिएशन, यस सर नो। फिर उसके बाद सर सेलर बोलता है कि मैं जब रीपरचेस करूंगा एसेट तब मैं उस टाइम पे 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, वो भी WDB। ओके तो ये 2 वर्किंग में और करवाने जा रहा हूँ आपको मैं, सबसे पहले मैं करवाने जा रहा हूँ कि एसएलएम के अकॉर्डिंग कितना बनेगा। देखिए डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन दी कैश प्राइस ओनली, ध्यान रखना, देखो यहाँ लिख के रखा हो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर दी ए मतलब बायर, वे फुल एसेट्स के ऊपर, सारे पांचों के पांचों एसेट के ऊपर मैं साथ में चार्ज करवा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों लिखा ऑन फुल एसेट, क्योंकि आगे आने वाले सम पे हमें फिर कभी कभी निकालना पड़ेगा कि हमारे पास जितने बैलेंस एसेट है उस पर कितना डेप्रिसिएट आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ना कि 5 के 5 एसेट सारा लेके नहीं जाएगा हमारा वेंडर, बोलेगा कि तू एक फोन यूज कर बाकी मैं लेके जाता हूँ, तो जो एक हमारे पास पड़ा है उसका अलग निकालना पड़ेगा, बाकी जो 4 रहेंगे उसका अलग निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले से क्लियर करके रखा हूँ कि सर ये जो क्वेश्चन है फुल एसेट्स के ऊपर निकाल रहे हैं हम डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पे 2020 क्वेश्चन देखिए बताता हूं मैं, हमने जो अकाउंटिंग ईयर है जैन टू दिसंबर वाला है, समझ रहा हमें कैसे ये परचेज सर देखो ना जनवरी में हुआ है और बोल रहे एवरी ईयर, आपका एवरी ईयर जो चालू हो रहा है एंडिंग डेट पे चालू हो रहा है, तो यस ये जैन टू दिसंबर वाला तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर है। तो पहला साल जो है 2020 है, 2020 है सर, और ये डिफॉल्ट भी 20 में ही हो रहा है, लेकिन जो रीपोजीशन होगा 21 में होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा साल खत्म होने के बाद ये सारे कारनामे हो रहे हैं हमारे। तो यस देखो ना पहला साल में पेमेंट हो गया, डिफॉल्ट सेकेंड ईयर में हो रहा है, फर्स्ट ईयर पूरा काम हो गया पेमेंट कर दिया, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन तो पूरा रहेगा। सेकेंड ईयर पूरा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जब इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी है तब डिफॉल्ट हुआ। मतलब सर पहला साल तो नॉर्मली खत्म हुआ, सेकेंड ईयर भी खत्म होने के बाद हुआ ना, मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, बाकी उसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो एसेट्स हमारे पास है ही नहीं, जा चुका है हमारे वेंडर के पास। तो यस सर देखिए जो टोटल हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है सर मालूम है 10 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट है, यस सर नो सर 10% बोला कि 20% बोला है, ये देखिए ना 20% है ना, यस सर 20% है, तो ये 10 नहीं है, ये 20% चार्ज करना है सर 20%। ओके चलिए तो सर 10 लाख पे 20% निकाल लेंगे हम लोग, जो आ जाएगा 2 लाख रुपए।
माइनस करोगे बचेगा 8 लाख रुपए। ठीक है। सेकंड है सर एसएलएम मेथड, तो ऑलवेज चार्ज ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज ऑन दी 10 लाख। और भी 12 मंथ का ही है, पूरे 12 महीना खत्म होने के बाद ही डिफॉल्ट में रिपेशन हो रहा है, तो सर यस यहाँ भी 2 लाख ही आएगा। तो एट द एंड कितना बच जाना है, 6 लाख का बैलेंस, 6 लाख का बैलेंस। अब आ जाओ एज एग्रीड वैल्यू ऑफ रीपोजेशन एसेट, जो एसेट हमारा रीपोजेस्ट हो रहा है इसमें आई थिंक 40% बोला, ये देखिए ये वाला WDB और 40% बोला हुआ है, ये कितना सर, ये आएगा 40%, WDB 40% बरोबर। देखिए पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट सर वही है, सारे एसेट के सबके सब एसेट लेके जा रहे हैं वो ना, तो सारे एसेट को साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सर 10 लाख का वैल्यू का एसेट पूरा है जो लेके जाने वाला है। डेप्रिसिएशन पहले साल सर ये SLM नहीं है, WDB है 40%, तो 10 लाख पे 40%, दैट इज इक्वल टू 4 लाख, यस सर नो। तो बचा कितना सर, 6 लाख बचा। सर ये WDB है, दैट इज ऑलवेज चार्ज ऑन द बैलेंस अमाउंट, तो 6 लाख के ऊपर सर 6 लाख के ऊपर हम क्या करने वाले, 40% चार्ज करने वाले, यस सर नो। हाँ सर, तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000 माइनस कर लीजिए इसमें से अभी कितना बचता है, ये बच जाएगा 3,60,000। कितना बच गया सर, 3,60,000। मतलब एग्रीड वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ ना, जो 5 एसेट है आफ्टर द 2 इयर्स हमारा वेंडर हमसे लेके जा रहा है 3,60,000 के वैल्यू पे। अब उसके ऊपर नीचे जो रहेगा हमारा प्रॉफिट और लॉस बनेगा वाइल क्लोजिंग द अकाउंट और वाइल क्लोजिंग द लेजर। तो हमने कुछ वर्किंग नोट्स कर लिए, प्लीज 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 आई सजेस्ट इन सभी चीजों को लिखो 1 बाय 1, जितने लिखा है मैंने सब लिखो। भले एग्जाम में आप इन चीजों को मत लिखो, ये जो चीजें ना ये मत लिखो, बट अभी अपने नोटबुक में लिखो, क्योंकि जब एग्जाम देने के टाइम पे खुद बैठते रिवीजन करने के लिए तो समझता नहीं कि वो अमाउंट कैसे हमने लिया था। तो बेटर है कि आप इन चीजों को लिख लो। थोड़ा साइड में होता हूं मैं, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके मत रखिए, आप बैठ के लिखिए इन चीजों को, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था एग्जैक्टली, ये सब तो पूछा ही नहीं था, ये तो पार्ट ऑफ वर्किंग नोट है और इसमें मार्क्स मिलता है। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा क्या था सर, प्रिपेयर द रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए की बुक में और बी की बुक में दोनों अकाउंट बनाना अपने को। ए मतलब सर बायर। अब मुझे बताओ बायर की बुक में क्या क्या अकाउंट बनेगा सर। सबसे पहला बनता है असेट्स अकाउंट। क्या बनता है, असेट्स अकाउंट। जो भी असेट्स रहेगा दैट इज मशीनरी, तो पहला बनेगा मशीनरी अकाउंट। ए के बुक में मतलब बायर के बुक में पहला बनेगा असेट्स अकाउंट और वेंडर अकाउंट। दो अकाउंट मैंने बोला, असेट्स अकाउंट और वेंडर अकाउंट। आई मीन टू से असेट्स अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट, असेट्स अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर। इसके बुक में मतलब सर बनने वाला दो चीजें अपने पास, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा सर बी अकाउंट। यस सर नो, यस सर नो। अभी जो वेंडर है सर इसकी बुक में बनता तो मोस्टली एक ही है, बायर अकाउंट, दैट इज ए अकाउंट बनता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है डेफॉल्ट एंड रीपोजिशन का है, तो इसमें सर एक और अकाउंट बनेगा अपना, रीपोजिशन अकाउंट भी बनने वाला है। ऑडिट, तो इसमें दो अकाउंट, उसमें दो अकाउंट के लिए आप लीजर फॉर्मेट रेडी करोगे। लीजर फॉर्मेट सर कैसा होता है पता है हर किसी को, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इन द बुक्स ऑफ ए है, मशीनरी अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और शुरुआत जो होने वाला है मालूम है सर, सबसे पहला 2020 वाला अकाउंटिंग ईयर है ये, तो दोनों साइड सेम डेट डाल देंगे हम लोग, देख सकते हो। फिर ए के बुक में एक और अकाउंट है बी अकाउंट, ये अपना वेंडर है, वेंडर। फिर सर बी के बुक में अब एज अ बी बन के सोचेंगे, जो दो अकाउंट बनेगा सर, एक ए अकाउंट और एक क्या, एचपी रीपजेस्ट अकाउंट। आपका इतने अकाउंट आपको बना के रखने हैं। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, इतने अकाउंट बना लीजिए अगर मेरे साथ में सॉल्व कर रहे हो तो आप, और अगर समझ रहे हो सिर्फ तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो इतने अकाउंट बना के रखने, फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। कहाँ से सर, यहाँ से सर। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो करें, ठीक है, चलो स्टार्ट करते, कंटिन्यू आगे। देखो अब सर सबसे पहले थिंक ऑलवेज एज अ ए, जब तक हम ए के बुक में कर रहे हैं। ए मतलब सर बायर, तो सर एज अ ए बायर सबसे पहले बाय करेगा, मतलब सर असेट परचेज किया है, उसका एंट्री क्या होता है, मैं जर्नल एंट्री के थ्रू समझा रहा हूं, मतलब जर्नल एंट्री भी करना हो तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। सर परचेज का एंट्री बनना चाहिए, असेट परचेज का एंट्री बनना चाहिए, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट, सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो सर यहां पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अपने पास बी अकाउंट है। कब परचेस किया है, क्वेश्चन देखिए, एक मिनट पहले ऐसा बता दूं मैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सर परचेस किया है 1 जनवरी को, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा आपका क्या, थोड़ा साइड में लिखा जाए आपको दिखेगा प्रॉपर बोर्ड। सर यहाँ पे जो है अपना डेट आ जाएगा 1 जनवरी। क्या आ जाएगा, 1 जनवरी।
ईयर लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ऊपर अपन ने हेडिंग दे दिया है। जस्ट ए मिनट, ये यादव जी हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको चार्जर देना है, दे देते हम लोग। टूटेगा, पकड़ो, टूटेगा। चलो, कितने का परचेस किया? टोटल 10 लाख का था, 10 लाख का अमाउंट आएगा ये। अब सर परचेस करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा पैसा दिया, थोड़ा, दैट इज डीपी पे किया। किसको पे किया? बी को पे किया। तो एंट्री क्या बनता है सर? बी अकाउंट टू कैश इन बैंक। वो इसे लिंक ही नहीं है। अरे हम असेट्स अकाउंट बना रहे, बी अकाउंट टू कैश इन बैंक, असेट्स का नाम ही नहीं है, छोड़ दो वो एंट्री। फिर सर इसमें क्या क्या एंट्री आ सकते हो? गिन चुन के ना, गिन चुन के। तो तुमने खरीदा वो आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, और ट्रांसफर सीधे क्लोजिंग वाला आएगा। चलो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज क्या जाए? डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या बनता है सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब यहां पे आने वाला है सर, बाय डेप्रिसिएशन। और सर डेप्रिसिएशन कब होता है? हमेशा ईयर के एंड में होता है। और इस क्वेश्चन और इस एकेडमिक के, आई मीन टू इस अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा एंडिंग डेट? 31 दिसंबर। तो यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर। और हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, देखो ये वाला देखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ ए कर रहे हैं हम लोग। तो सर फर्स्ट का डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपीज, फर्स्ट का सेकंड भी वही है, 2 लाख रुपीज आएगा। तो यहाँ पे जाएगा 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में और कुछ भी नहीं है सर। अब सीधे फर्स्ट ईयर हम क्लोज करेंगे, फर्स्ट ईयर का अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जैसे हम अकाउंट क्लोज करते हैं, अब देखिए ज़्यादा अमाउंट कहाँ है सर? डेफिनेटली डेबिट में है सर। कम कहाँ पड़ रहा है सर? क्रेडिट में कम पड़ रहा है। तो क्लोजिंग के टाइम पे हम जो लार्जेस्ट अमाउंट है उसको पहले दोनों साइड लिखेंगे। मतलब सर यहाँ पे आएगा 10 लाख रुपए, सेम अमाउंट आएगा यहाँ पे 10 लाख रुपए। इस 10 लाख में से सर ये 2 लाख हम करेंगे माइनस, तो बच कितना गया सर? 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे आ गया 8 लाख रुपए। ये हम क्या कर रहे हैं सर? क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी बोल के। ये हम क्लोजिंग डेट पे कर रहे हैं, इसलिए इसका भी डेट क्लोजिंग का वाला ही आएगा, दैट इज 31 दिसंबर। क्लियर है? चलिए, हमने पहला साल कर दिया। अब अगले साल पहुंच गए हम लोग 2021 में सर। यहाँ पर आएगा अभी 2021, और यहाँ भी आएगा 2021। सबसे पहला काम सर तात्या था, दैट इज क्लोजिंग ट्रांसफर कीजिए यहाँ ओपनिंग में। तो ओपनिंग में ट्रांसफर कर टाइम पे हम यहाँ वर्ड लिखेंगे सर, टू बैलेंस बीडी बोल के, बरोबर है। कितना क्लोजिंग था? 8 लाख था, यहाँ ओपनिंग बन गया 8 लाख का आपका, बरोबर है। डेट क्या रहेगा सर? ओपनिंग अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में होता है, मतलब ये आएगा 1 जनवरी, 1 जैन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे सुनिए। अब इस साल में अगेन सर ना हमने कुछ परचेस किया है, सीधे डेप्रिशिएट चार्ज करेंगे। डेप्रिशिएट अगेन सर क्रेडिट में आएगा, और इसको भी क्लोज करेंगे। और याद रहेगा तो सेकेंड ईयर ही हमने डिफॉल्ट किया हुआ है, लेकिन रीपोजिशन थर्ड ईयर में हुआ है। तो पहले सेकेंड ईयर क्लोज करेंगे, फिर थर्ड ईयर में रीपोजिशन का एंट्री करना हमें। चलिए फिर इसको पहले एज इट इज लिख दिया जाए सर, और डेट वही क्लोजिंग वाला डेट रहेगा सर। एंडिंग का भी क्लोजिंग डेट रहेगा, और डेप्रिसिएशन का भी सर क्लोजिंग डेट ही रहेगा अपना। अच्छा, अमाउंट कितना सर? डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, वही 2 लाख है। अब इसको क्लोज करोगे आप सर, कैसे क्लोज करोगे? ये 8 लाख यहाँ पे आएगा, यही 8 लाख सर यहाँ पर भी आएगा, बरोबर है। इस 8 लाख में से आप 2 लाख को माइनस करोगे तो बचा कितना सर? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख बन गया तुम्हारे लिए क्लोजिंग अमाउंट। क्या बन गया? क्लोजिंग अमाउंट। ये भी तुम्हारे यहाँ पे क्लोजिंग है, और ये तुम्हारे यहाँ पे क्लोजिंग है। अब नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया हम लोग, थर्ड ईयर में, जहाँ पे रीपोजिशन होने वाला है। हमारे पास से हमारा एसेट जाने वाला है, दैट इज 2022 में पहुंच गए सर। 2022 में पहुंच गए। सबसे पहला काम सर ओपनिंग का करेंगे, दैट इज टू बैलेंस बीडी से। और बीडी कितना है सर? 6 लाख का है। कितने का सर? 6 लाख का है। अब जो 6 लाख का हमने यहाँ लिखा है, थोड़ा ध्यान देना, इसको अभी आप क्लोज नहीं करो। मैं सजेस्ट करूंगा जब फुली रिपोजिशन हो तब क्या कीजिए, इसके साथ वाला अकाउंट बनाइए, दैट इज वेंडर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ बायर के अंदर वेंडर बना लीजिए। अब वेंडर में जब आ रहा हूं मैं, क्योंकि लास्ट में मैंने क्लोजिंग नहीं किया था कि प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट पता कर सकूं मैं, थोड़ा वेट कीजिए। अब मैं आऊंगा बी अकाउंट बनाने के लिए, 1 बाय 1 फिर रिपीट करता हूं, एंट्री भी रिवाइज होते जाएगा अपना। सबसे पहले हम सर असेट खरीदे थे, उसका एंट्री था सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, मतलब एज अ पोस्टिंग करते टाइम पे सर यहाँ पे अपना आने वाला है बाय मशीनरी अकाउंट। अच्छा, उससे पहले एक काम करते, ऊपर हम लोग ईयर डाल देते, और ईयर हमारा था सर 2020 था पहला साल।
पहली पहली बार पहला पहला साल सर, 2020 यहाँ भी और 2020 यहाँ भी। चलिए हमने ये कर लिया सर। अब मशीन हमने कब खरीदा? 1 जनवरी को। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा सर 1 जनवरी का। कितने का मशीन था सर? पूरे 10 लाख का था। ये लो 10 लाख आ गया आपका। अब सर अगला जो एंट्री होता है डाउन पेमेंट का, हमने डाउन पेमेंट किया था सर, तो एंट्री था बी अकाउंट टू कैश एंड बैंक। ये देखिए बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो यहां पर आएगा टू कैश या बैंक। ये सर डीपी पेड का एंट्री है, डाउन पेमेंट का एंट्री है। ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन खरीदेंगे उस दिन डाउन पेमेंट करेंगे। मतलब हाँ जी, ये आएगा 1 जनवरी का। कितना डाउन पेमेंट किया था एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट 2 लाख का दिख रहा है आपका। यहाँ पे कितने का? 2 लाख का है सर। यहाँ तक कि कैश पे सब 2 लाख का ही था। हाँ चलिए, तो सर 2 लाख का यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दिया। अब साल खत्म होने से पहले सर हमने जो है, याद आ रहा है मुझे, इंस्टॉलमेंट पेड था और इंटरेस्ट था। तो इंस्टॉलमेंट भी मैंने पे किया, पहला इंस्टॉलमेंट मैंने गपचुप पे किया हुआ है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड का भी इंटरेस्ट सर डेबिट में है। क्यों? क्योंकि बी अकाउंट तो कैश एंड बैंक वो भी रहेगा। तो सर अगेन यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट आ गया सर। ये हमारा फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट है और जो डेट है ईयर का एंड में पे करेंगे सर, मतलब 31 दिसंबर को पे करें। कितने का पे किया चेक कीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ जी सर, यहाँ देखिए, ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिस वन, ये डीपी था ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,80,000 है। तो यहाँ पर आएंगे, लिख देंगे 2,80,000। ठीक है। अब उसका इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है। इंटरेस्ट ड्यू मतलब सर मेरे लिए तो एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ। तो इंटरेस्ट अकाउंट टू बी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू बी अकाउंट। तो सोचो कहाँ पे लिखना चाहिए सर? क्रेडिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, क्योंकि टू बी है तो बी क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। और बी में बी नाम नहीं आ सकता, तो उसका अपोजिट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट, लेजर पोस्टिंग का पार्ट है और कुछ नहीं। और इंटरेस्ट था 80,000 का पहले साल हमारा। ठीक है। अब डेट रहेगा सर ईयर एंडिंग का, क्योंकि ईयर एंडिंग में ही इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका। चलिए, तो हमने पहले साल का 2020 का स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक के सारे एंट्री कर लिए हैं। अब इसके अंदर और कुछ नहीं है। ट्रांसफर के एंट्री वगैरह में आपका बी नाम कहीं नहीं आता, तो इसमें नहीं, और कुछ भी एंट्री नहीं है। अब इसको करेंगे क्लोज। चेक कीजिए ज्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है आपको सर? क्रेडिट में ही है, जो कि 10,80,000 है। 10,80,000 इधर भी आएगा और 10,80,000 इधर भी आएगा। अब क्या करोगे? 10,80,000 में से 4,80,000 को माइनस करोगे तो बचा कितना? 3,60,000। कितना बच जाएगा सर? 3,60,000। करेक्ट कर रहा हूँ मैं? कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ? कर लेते माइनस ना। नहीं रे, 6 लाख बचेगा ना। हाँ, 10 लाख में से 4 लाख गया तो 6 लाख बचेगा। 80 से 80 हट गया, 6 लाख आएगा। तो सिर्फ 6 लाख का क्लोजिंग बन गया हमारा। ये क्या बन गया? 6 लाख का क्लोजिंग बन गया सर। तो यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग कब होता है सर? ईयर के एंड में होता है। कब होता है? ईयर के एंड में होता है। तो यहां पे आने वाला है 31 दिसंबर। अब अगेन तातैया था, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग करेंगे। तो सर ये 20 खत्म हुआ है तो नेक्स्ट से बनेगा 21। यहां भी 21 और यहां भी 21, पहले ईयर लिख दिया। सर यहां पे क्लोजिंग हुआ है ना डेबिट में, तो ट्रांसफर होने वाला है क्रेडिट साइड में। तो वहां जाके लिखने वाला हूं मैं सबसे पहला काम 1 जनवरी, इनकी ओपनिंग तो ओपनिंग डेट में होना चाहिए। यहां पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है सर? 6 लाख का। लीजिए लिख दिया 6 लाख रुपए। अब ये सेम चीज रिपीट होने वाला है, बस हाँ डीपी रिपीट नहीं होगा और इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, क्योंकि सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खाली पे किया, सेकंड तो पे ही नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं आना, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी नहीं और डीपी कुछ नहीं आने वाला। हाँ जी, लेकिन मशीन भी हमने खरीद लिया तो वो भी रिपीट नहीं होगा। इंटरेस्ट वाला खाली पार्ट आने वाला है, खाली इंटरेस्ट वाला पार्ट, क्योंकि सेकेंड ईयर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना बॉस। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट जहां तक मुझे याद आ रहा है 60,000 था। इफ यू वांट देन यू कैन क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम द इंटरेस्ट कैलकुलेशन कॉलम। देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ सर, हमने इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है सर? इस ईयर में कुछ नहीं हुआ है, इस ईयर में डिफॉल्ट हुआ है, इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, लेकिन रीपोजिशन इस ईयर में नहीं हुआ है। अगर रीपोजिशन इसी ईयर में हुआ रहता तो रीपोजिशन का एंट्री भी कर दिया रहते, बट इस ईयर में रीपोजिशन नहीं हुआ है। इसको क्लोज होने के बाद अगले साल इनका रीपोजिशन हुआ है, तो अब इसको कर देंगे क्लोज। क्या कर देंगे? क्लोज। डेफिनेटली पूरा अमाउंट सर क्रेडिट साइड में ही है। 6,60,000 इधर भी आएगा और 6,60,000 इधर भी आएगा।
और यहाँ माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब पूरा बच गया सर। तो ये पूरा आ जाएगा 6,60,000 रुपये। ये हम कर रहे क्लोजिंग सर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू बैलेंस CD बोल के क्या आना चाहिए, टू बैलेंस CD करके। और सर क्लोजिंग डेट पे कर रहे हैं तो डेट भी सर 31 दिसंबर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब अगला साल चालू होगा जिसमें रिपोजिशन होने वाला है। तो सर नेक्स्ट ईयर आएगा 22, तो यहां पर आएगा 22 और यहां भी आएगा 22। सबसे पहले क्लोजिंग को ओपनिंग किया जाए, मतलब यहां पे आएगा सर 1 जनवरी बाय बैलेंस BD कितने का है, 6,60,000 का। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यही तुमको समझने की जरूरत है सर। अब 6,60,000 यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए कि 6,60,000 लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा एसेट हमारा जो था वो हमारा वेंडर लेके जा रहा है, पूरा का पूरा। यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू फिलहाल देखने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा जा रहा है अपने पास से। तो सर पूरा एसेट जा रहा है, कौन ले रहा है हमारे पास से सर, बी ले रहा है। तो बी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्यों, क्योंकि बी इज अ रिसीवर, हमारे पास से मशीन गोज आउट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए मशीन को क्रेडिट करूंगा और बी इज अ रिसीवर, इसलिए बी को डेबिट करूंगा। तो एंट्री क्या बन रहा है सर, बी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये देखिए बी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहां हम लिख देंगे अभी टू मशीनरी अकाउंट। कितना सर, जितने का हमारे पास मशीन पड़ा हुआ है पूरा लेके जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे क्लोज कर सकते हो डायरेक्टली, 6,60,000 इधर भी आ जाएगा, 6,60,000 सर इधर भी आ गया। और ये पूरा का पूरा जो मशीन है कौन लेके जा रहा है हमारा, कौन लेके जा रहा है, बी लेके जा रहा है सर, मशीन लेके जा रहा है। देखिए आपने यहाँ मशीन लिखा है, मतलब आपको मशीन अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ डेबिट में है, मतलब वहां पे क्रेडिट में आएगा सर 6,60,000 रुपये। वहां डेबिट में है, मतलब यहाँ क्रेडिट में आएगा सर 6,60,000 रुपये। ये कौन लेके गया सर, बाय बी अकाउंट। डेट जरा चेक कीजिए कब रिपोजिशन हुआ, इनका बताया हुआ रहेगा 1 जनवरी 22 को। हाँ जी, मतलब 1 जनवरी को हुआ है ये। अब इसको आप क्लोज कर सकते हो, देख सकते हो 6 लाख का वैल्यूएशन था हमारे हिसाब से, लेकिन ले कितने में गया वो, 6,60,000 में, मतलब कहीं ना कहीं 60,000 में प्रॉफिट हुआ है घूम फिर के। तो क्लोजिंग करेंगे 660 यहाँ पे, 660 यहाँ पे, जो भी डिफरेंस आता है सर या तो प्रॉफिट या तो लॉस, और दोनों में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हाँ जी सर ये आने वाला 60,000, तो ट्रांसफर किस में हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले मशीन अकाउंट को, मैंने पहले बी अकाउंट क्लोज किया, कितने का लेके जा रहा है, फिर यहाँ पे ट्रांसफर किया और प्रॉफिट लॉस निकाल दिया हमने। और ये सब कहानी जो हो रहा है सर 1 तारीख को टेक ओवर हुआ है, तो ये पूरा डेट जो रहेगा सब आपका 1 तारीख को ही होगा। और ये ओपनिंग का डेट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ भी सर 1 जनवरी ही आएगा। ये हमने ये पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया है, ये भी आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। मतलब सर इन द बुक्स ऑफ बायर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हम वेंडर के बुक में, बड़ा इजी है, डोंट वरी, सिंपल है। जो ये अकाउंट है ना मैक्सिमम इसका अपोजिट जाने वाला है, सारा का सारा इसका उल्टा जाने वाला है, समझें क्या। बट मैं उल्टा नहीं कराऊंगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा ताकि समझ जाए। हो सकता है एग्जाम में ये ना पूछे, बोले ये कर लो, तो तब क्या करोगे, इसलिए समझो यहाँ पे। सर एज अ बी, अब बायर नहीं, अब सेलर बन के सोचो। अब हम कौन है, वेंडर है, सेलर है। सबसे पहले मैं सर गुड्स सेल किया हूं, HP सेल्स किया मैंने, हायर परचेज सेल्स किया, किसको सेल किया, ए को। तो एंट्री पास करूंगा मैं, ए अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स। पहला साल क्या था, 2020 आई थिंक, यस। पहले ईयर लिखने का 2020 मैंने सेल किया किसको, ए को, तो ए अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स। बी हूं मैं अभी, मैं बी हूं, मैंने ए को सेल किया है, तो ए अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स। तो यहां पे आएगा टू HP सेल्स, दैट इज हायर परचेज सेल्स हुआ है सर। ये हमने याद है 1 जनवरी 20 को ही हमने बेच दिया। मैं 20 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हेडिंग दे चुका हूं। कितने का सेल का टोटल सर, कैश प्राइस लिखना होता है जो कि है 10 लाख का है, सॉरी कितना है सर, 10 लाख है, बरोबर। अब मुझे बताइए इसके बाद हमें कौन सी एंट्री पास करनी चाहिए, सोच समझ के बताइएगा। इसके बाद हमें क्या एंट्री पास, सर HP सेल्स हो गया है, उसके बाद क्या होगा सर, सेल होने के बाद मैं बोलूंगा DP दे, डाउन पेमेंट, थिंक एज अ सेलर नाउ, ओके। डाउन पेमेंट का पैसा आएगा, पैसा अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, पैसा अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, मतलब पैसा अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू ए क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट में आएंगे। और ये लिखेंगे बाय पैसा अकाउंट, बाय पैसा मतलब सर बाय
कैश या बैंक अकाउंट। ये डीपी वाला पैसा आ रहा है और जिस दिन बेचेंगे उसी दिन पैसा आ रहेगा, मतलब 1 जनवरी। कितना पैसा आया था डीपी सर? 2 लाख आया था। चलिए अब सीधे हम 2020 के ईयर एंड में पहुंच गए। ईयर एंड में भाई साहब ने मुझे पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया, मतलब सर सेम जैसे डीपी आया था वैसे मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया सर। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जहां तक मुझे याद आ रहा है 2,80,000 था और ईयर के एंड में मिलेगा, मतलब 31 दिसंबर होगा। फिर भी एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,80,000 बरोबर है। ओके चलो अब सर उसी साल में मैं ईयर एंड में 1 साल यूज कर चुका है बोल के हम 1 साल का उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये इंटरेस्ट एज अ सेलर मेरे लिए प्रॉफिट होगा, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट में है। किसको चार्ज कर रहा हूं मैं? ए को। तो एंट्री बनता है सर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या बनता है? ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बरोबर। और यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और सर ईयर एंड में होगा, दैट इज 31 दिसंबर में होगा। आप चेक कर सकते हो पहले साल का जो इंटरेस्ट है सर 80,000 का था, बरोबर है बरोबर है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे तो और भी इसमें कुछ आने वाला है। आप चाहे तो इंटरेस्ट देख सकते हो अपने जर्नल एंट्री में, बाहर दिमाग में बैठा रहेगा तो सर और किसी एंट्री में बी या ए नाम नहीं आ रहा है, ए नाम नहीं आ रहा है, तो इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब इस पहले साल को हम करेंगे क्लोज। अब देखिए ज्यादा अमाउंट इस बार डेबिट में और कम अमाउंट सर क्रेडिट में। तो ये 10,80,000 इधर आ गया, सेम 10,80,000 इधर आएगा। अब इसमें से ये ऊपर का 4,80,000 माइनस करेंगे। 10,80,000 में से 4,80,000 माइनस करने पे मुझे कितना मिल जाएगा? 6 लाख मिल जाएगा सर। कितना मिल जाएगा? 6 लाख रुपए। कितना? 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख आया हुआ है सर मेरे क्लोजिंग है, क्लोजिंग। ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। तो सर क्लोज करने पे यहां लिखना चाहिए क्या? क्या लिखना चाहिए? बाय बैलेंस सीडी बोल के। क्या लिखना चाहिए? बाय बैलेंस सीडी बोल के। सर क्लोजिंग कब होगा? क्लोजिंग डेट क्या होना चाहिए? मतलब ईयर एंड में, दैट इज 31 दिसंबर। ये हमने पहला साल खत्म कर दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट ईयर में, जो नेक्स्ट ईयर है 2021 है सर। 2021 है। सबसे पहला काम करने का जो क्लोजिंग हुआ है उसको यहां पे ओपनिंग करो सर। और ओपनिंग के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैलेंस बीडी आएगा और ये रहेगा सर 1 जनवरी। ताथैया था 6 लाख है ना, इधर भी आएगा 6 लाख, बरोबर है बरोबर है। अब अगेन सर इस साल में डीपी थोड़ा ना बार बार होगा, लेकिन सर सेकंड इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है मुझे। मैं एज अ सेलर सोच रहा हूं, मैं एज अ बी सोच रहा हूं। ए ने खाली मुझे पहला इंस्टॉलमेंट तक बात खत्म हो गई, जिसका रिकॉर्ड हो चुका है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ही नहीं मिला। मतलब इस ईयर में सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। फर्स्ट ईयर में 80 था, सेकंड में 60 था, 60 का एंट्री चार्ज होगा यहाँ पे। मतलब सर अब यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट जो कि 60,000 का बनेगा। आप चेक कर सकते हो अपने इंटरेस्ट कॉलम में। और ईयर एंड में होगा 31 दिसंबर में। सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट हुआ, थर्ड ईयर में मैंने रीपोजिशन किया। सेकेंड ईयर में कुछ नहीं करो, सेकेंड ईयर में बस इतना एंट्री पास है, क्लोज करो। ठीक है, तो सर सेकेंड ईयर क्लोज करूंगा तो ये बनता है 6,60,000 रुपये। 6,60,000 इधर भी, 6,60,000 इधर भी। क्लोजिंग करने पे बाहर पूरा बच गया 6,60,000 रुपये। और सर ये आ जाएगा तुम्हारा, सर ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग हुआ सेकेंड ईयर का, डेट वही रहेगा सर 31 दिसंबर। अब पहुंच गए हम नए साल में, अगले साल में 2022 में, जिसमें हम अपने बायर से अपने असेट को रीपोजिशन ले लेंगे, बरोबर। बट उससे पहले सर जो क्लोजिंग हुआ है उसको ओपनिंग कीजिए। और यहां पे क्लोजिंग तो यहां पे ओपनिंग होगा डेबिट में। और ओपनिंग का डेट सर 1 जनवरी हो जाएगा, जो कि लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी बोल करके, जो कितना रहेगा सर 6,60,000 रुपए। अब ध्यान दीजिए यहां पे, यहीं पे तुम्हें समझने की जरूरत है सर। अब आखिरी साल थर्ड ईयर में क्या कर रहा हूं? अपना एसेट में उसके पास से वापस ले रहा हूं। उसके पास से, किसके पास से सर? ए के पास से। मतलब कहीं ना कहीं एसेट नहीं बोलूंगा, मैंने सेल्स किया था तो इसका कहूंगा मैं एचपी रीपोजिशन अकाउंट। क्या कहूंगा? एचपी रीपोजिशन, क्योंकि जो हायर परचेस में सेल किया था उसको मैं रीपोजिस्ट कर रहा हूं। तो एंट्री बनेगा सर एचपी रीपोजिशन अकाउंट डेबिट टू बायर, मतलब जिसने बाय किया था।
मतलब एचपी रीपोजिशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट बनेगा मेरा एंट्री। क्या बनेगा? एचपी रीपोजिशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो सर एचपी रीपोजिशन अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए क्रेडिट में आया इसलिए क्रेडिट में आऊंगा, और यहां लिखने वाला हूं मैं बाय एचपी रीपोजिशन कहो या रीपोजिस्ड अकाउंट कहो। और ध्यान यहां पे ये रखना है, मैं हूं अभी वेंडर और मैं उसी वैल्यू पे लूंगा जो वैल्यू पे हम लोग एग्री हुए रहेंगे। मतलब इसके बुक में, किसके बुक में? वेंडर की बुक में आपको फुल रीपोजिशन के टाइम पे एग्रीड वैल्यू देखना है, जो हमने हमारा वर्किंग नोट नंबर थर्ड में सॉल्व किया रहेगा। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, ये 1 है वर्किंग नोट नंबर, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 है, और ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 3 है, जिसमें निकाल के रखा हमने 3,60,000। मैं एज अ सेलर मेरे हिसाब से मेरा एसेट का वैल्यू, मतलब मेरे गुड्स का वैल्यू बनता है 3,60,000 रुपये। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3,60,000 रुपये। अब ध्यान दीजिए 6,60,000 का वैल्यू था, रीपर्चेस 3,60,000 में किया, मतलब ये हुआ घूम फिर के 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है सर क्रेडिट में। तो मैं क्रेडिट में जाके इसको क्लोज करने वाला हूं। ये आ जाएगा 6,60,000 यहाँ पे, सेम 6,60,000 सर यहाँ पे आएगा, और डिफरेंस कितना आ गया? टोटल 3 लाख रुपए का। कितने का आ गया? 3 लाख रुपए का। और सर ये हम क्या कर रहे हैं? ये मेरे लिए का प्रॉफिट हो गया रिपोजिशन करने के बाद, तो इसलिए यहां पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये सारे कारनामा सर जहां तक मुझे याद आ रहा है 1 डे ऑफ जनवरी कर रहे हैं, तो यस सर ये सब 1 जन का डेट आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक खेल खत्म। अब एक आखिरी अकाउंट है एचपी रीपोजिशन। आई नो कि बहुत लंबी वीडियो बन गया है, बस मुझे और खाली 5 मिनट दीजिए, इसमें खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट सम था, इसने बहुत ही आराम से लिया। जिन बच्चों ने पूरा स्टार्ट टू एंड देखा रहेगा, आई एम डैम श्योर समझा होगा आपको। और अगर थोड़ा भी लगता ना कि यार हमसे आपको कुछ हेल्प हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को ना लाइक करके ना अपने सारे सीएमए एंटर ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनसे चीजें मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये कहीं ना कहीं। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा सर। सबसे पहला काम तो आपने देखिए यहाँ पे एचपी रीपोजिशन अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसमें आना चाहिए सर। वहाँ क्रेडिट में तो सर यहाँ पे डेबिट में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कौन से अकाउंट से आ रहा है सर? ये आ रहा है ए अकाउंट से। तो यहाँ पे अच्छा डेट लिखना चाहिए, डेट लिखना भूल गया मैं, टू ए अकाउंट। मुझे बताइए इसमें कौन सा ईयर आना चाहिए सर? ये जो रीपोजिशन हो रहा है सर 2022 में हो रहा है, तो हाँ जी ये 2022 का डेट आएगा, 2022 का डेट आएगा। और ये सब ट्रांसफर अमाउंट कब से हो रहा है सर? 1 तारीख को हो रहा है, तो ये 1 जनवरी आएगा। ओके, कितने का रीपोजिशन हो रहा है सर? 3,60,000 का। अब चेक कीजिए, जो मैंने गुड्स अपने पास अपने कब्जे में ले लिया, क्या मैंने इस पर कोई खर्चा करके उसको बेचा है क्या सर? यस, मुझे याद आ रहा है बोला था क्वेश्चन में। ये देखो आफ्टर इनकरिंग 6,000, थोड़ा क्लीन कर दो, 6,000 का सर खर्चा किया है उस पर्टिकुलर रीपोजिस्ट वाले चीज के ऊपर। तो उसका एंट्री क्या बनता है सर? एचपी रीपोजिस्ट टू कैश एंड बैंक। इस पे खर्चा किया, पैसा गया है, तो एचपी रीपोजिस्ट टू कैश एंड बैंक। तो इसलिए यहां पे आएगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितने का खर्चा किया है? 6,000 का। प्लीज जरा चेक कीजिए, डेट बताया कब खर्चा किया है? कुछ नहीं बोला है। अच्छा, कब बेचा है उसने वो बताया, मतलब जब बेचा है उसी टाइम पे उसने खर्चा करके बेचा है। 30 जून 22 को बेचा हुआ है, तो सर इस पे भी डेट जो है खर्चा हुआ है ना 30 जून को हुआ है, और उसी दिन बेच दिया है। बेचते टाइम पे पहले कुछ खर्चा किया, तो एंट्री क्या क्या है सर? एचपी रीपोजिशन अकाउंट टू कैश एंड बैंक। अब बेचते टाइम पे पैसा मिला बेच के, सर एंट्री क्या आएगा? पैसा अकाउंट डेबिट टू एचपी रीपोजिशन। क्या? पैसा अकाउंट डेबिट टू एचपी रीपोजिशन, मतलब एचपी रीपोजिशन क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग अपोजिट। देखो मैं ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपको जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना एटलीस्ट आता है, इसलिए बोल रहा हूं। क्या सेल का एंट्री क्या होगा इसमें? कैश अकाउंट डेबिट टू एचपी रीपोजिशन अकाउंट, तो उसका सेकंड जो इफेक्ट होगा वो सर क्रेडिट में आएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। और डेट है बेचा कब है? 30 जून को सर। कितने का बेचा प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। 2,66,000 का। अब जो 2,66,000 में सोल्ड किया है उसके वजह से तो डिफरेंस भी आ रहा है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।
ये 3,66,000 यहाँ पर आएगा, 3,66,000 यहाँ पे आएगा। अब इसके डिफरेंस है सर, ट्रांसफर क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस हुआ वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का आएगा, आई थिंक 1 लाख का आएगा। यस सर, कितने का आ गया, 1 लाख का। यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब कहानी कब हो रही है सर, 30 जून को हो रहा है, 30 जून को ये सब कारनामा हुआ है। प्रॉफिट लॉस कब होगा, जब सर बेचेंगे, बेचा कब है, 30 जून। तो यस, इसलिए इसका डेट आएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा टाइम ना डेट में कंफ्यूजन होता है। बस खत्म, यस खत्म, फाइनली ये सब अपना इतने लंबे समय के बाद अब देख सकते हो। और आई सजेस्ट वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, अगर लिखा नहीं होगा तो, क्योंकि सिर्फ देख के मत देखिए कि अरे मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, नहीं, एग्जाम के टाइम में नहीं आता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रैक्टिस होगा तो सम के ऊपर कमांड होगा आपका। वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट लिख के लीजिए। ये इन द बुक्स ऑफ बी है, ए अकाउंट, फिर इन द बुक्स ऑफ बी एचपी रीपरचेस्ड अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, डन। फाइनली ये सब हो गया खत्म अपना। अब मिलेंगे कोई और वीडियो कोई और लेक्चर के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।